हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे पालना स्कीम के बारे में, जो हम लोगों ने लेक्चर शुरू करा था। पहले लेक्चर में तो मैंने आपको लोगों को सिर्फ इंट्रोडक्शन दी थी कि ये स्कीम होती क्या है, किस तरीके से JNK का स्टैट्स थोड़ा सा आपके सामने रखा था। देखो यहाँ पे क्या है, MCQs की अगर हम बात करें, हम लोगों को जो सुपरवाइजर का एग्जाम है उसमें MCQs जो पूछे जाएंगे वो मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट अलग से हाईलाइट कर दूंगा। लेकिन हम लोगों को डिटेल में चीजें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि JKSSB कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बना सकता है वो आप लोग भी नहीं जानते और हम नहीं जान सकते। लेकिन जो चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी उसको मैं अलग से आपको बता दूंगा। लेकिन ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी और बहुत सारा आप लोगों को नॉलेज जो है वो बढ़ेगा। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोगों को बता दूं, आप लोग यहाँ पे आपका एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। आप लोग कोड यूज कर लीजिएगा इंडिया, 40% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। फीमेल सुपरवाइजर का कंप्लीट कोर्स हमारी ऐप पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे मैं यहाँ थोड़े से आप लोगों का 1 मिनट का टाइम लूंगा। सुपरवाइजर को लेके बहुत सारी जगहों पे यहाँ पे बच्चे जो हैं थोड़े से कंफ्यूज हैं। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता दूं, अगर SSS ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की ली है तो आप लोग हमारा पुराना रिकॉर्ड उठा के चेक कर सकते हैं। हम लोग आप लोगों को आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। अब यहाँ पे ये जो सेक्शंस हैं, ये 6 सेक्शंस जो यहाँ पे बनाई गई है, स्पेशलाइजेशन के 60 नंबर है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सेक्शंस हैं, ये गेम चेंजर होंगी। कैसे होंगी मैं आपको बताता हूं। अब यहाँ पे जो ऐप है उस पर हम लोगों ने काफी हद तक कंटेंट अपलोड किया है। रीजन क्या है, ताकि आप लोग अपने अकॉर्डिंगली चीजों को पढ़ के तैयार कर सकें। और कोशिश हमारी अब ये है कि रोज एक डेली लेक्चर आपको स्पेशलाइजेशन का भी मिलता रहे। स्पेशलाइजेशन का बहुत सारा पार्ट जो है एंड पॉइंट पे मैं भी उठाऊंगा, जिसके लिए MCQs जो होंगे वो मैं तैयार करूंगा। अभी की क्लास की अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ये 2 स्कीम्स को हम लोग कवर कर चुके हैं। तीसरी स्कीम जो है यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं। अगर 10 नंबर की सेक्शन है तो यहाँ पे हर एक कंपोनेंट से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये मैं आपको इस तरीके से करवा दूंगा कि आपका इसमें 10 में से 10 तो कंफर्म आए ही आए। क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आज के टॉपिक को लेकर। पालना स्कीम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कल। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, पढ़ा था क्यों जरूरी है। क्योंकि इंडिया में जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है, जो हमारा मेन इशू है, ये है कि 25% ही सिर्फ विमेन जो हैं वो काम पे जा पा रही है। रीजन क्या है कि बच्चों का ध्यान रखना। बच्चों का ध्यान रखने के लिए क्या ऐसी चीज हो, गवर्नमेंट कैसे एंड से कैसी ऐसी चीज होनी चाहिए। काफी सारा डेटा हम लोगों ने किया था। 11 लाख के करीब करीब JNK में विमेन है, जिनके कंपैरिजन में सिर्फ 500 के करीब करीब क्रेशिस है। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको या तो JNK का डेटा जो हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था वो पूछा जा सकता है, या फिर अब हम पढ़ेंगे। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए ये स्कीम्स जो है वो गवर्नमेंट निकालती हैं। तो आपको बता दूं, ये जो स्कीम्स हैं ये निकाली जाती हैं फॉर्मलाइजेशन ऑफ केयर वर्क सपोर्ट्स, जो हमारा डिसेंट वर्क कैंपेन चलता है टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8, यानी कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, जब विमेन जाएंगी तो जो हम लोगों के टारगेट रहते हैं, जो सस्टेनेबल गोल्स हैं, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कौन सा गोल है जिसको अचीव करने के लिए किया जाता है। और दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में जो है कुछ अमेंडमेंट किए थे। लेकिन ये किस में किए गए थे, ये किए गए थे सेक्शन 11A में। तो ये 2 क्वेश्चन हो सकता है आज के पूरे लेक्चर में जो हम पूरी कहानी पढ़ेंगे उसका मेन पहली स्लाइड से ही निकल जाए। दोनों पॉइंट्स नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके बाद जो करंट अफेयर्स जो रिसेंटली न्यूज में थे उसको भी हम बात करेंगे। लेकिन पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर है कि ये जो स्कीम निकाली गई है हमारी पालना स्कीम, ये किसके लिए है, किसको अचीव करने के लिए, ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए। और जो मॉनिटरिंग कंप्लायंस है या फिर जो किस में अमेंडमेंट हुई है वो हुई है हमारी सेक्शन 11A, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम बात करी थी। इसके अलावा सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट और न्यूट्रिशनल हेल्थ। अब देखो होता क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था कि वुमेन जो हैं ये काम पे जाएंगी, ऑफिस में जाएंगी, बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आएंगे, आंगनवाड़ी या फिर क्रेशिस जो आप इनको कह सकते हैं। तो देखो अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चों को जो माएँ हैं, अब आप लोगों को पता है कि जो माएँ हैं, और हो सकता है कुछ हमारे लेक्चर जो सुनने वो ऑलरेडी खुद माएँ हों। अब एक माँ के लिए 1000 चीज़ें अपनी जगह होती हैं, बट अपने बच्चों का ध्यान रखना, उनको क्या खिलाया जा रहा है, क्या उनके लिए टॉयज कौन से हैं, हेल्थ बेनिफिट क्या होंगे, न्यूट्रिशनल क्या होगा, हाइजीन कैसा है, ये सब टॉप प्रायोरिटी पे आता है। ऐसा नहीं है कि अपने काम पे जाने के लिए आज की डेट में अगर इंडिया का जो 25% है सिर्फ
अगर हम बात करें जो वुमेन काम पे जाती है, और J&K की अगर बात करें 26% है। ऐसा नहीं है कि वुमेन काम नहीं कर सकती, वुमेन सारे काम कर सकती है, और वो ऐसे काम कर सकती है जो हो सकता है मेल सोच भी ना सके। ऐसा नहीं है कि वुमेन काम कर नहीं सकती, वुमेन ये सब चीज़ें छोड़ती हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है अपने बच्चों का ध्यान रखना है। ये चीज़ें हम लोगों को अब समझ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, आप लोगों को भी अब समझ आ चुकी होगी कि वुमेन क्यों करती है। अब ऐसा नहीं है कि वुमेन वुमेन कहेगी कि नौकरी साइड में रख देते हैं, बट बच्चों का ध्यान रखना टॉप प्रायोरिटी है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी भेज देंगे, और गवर्नमेंट भी यहाँ पे पूरा ध्यान रखता है इस पालना स्कीम के तहत। अब यहाँ पे अब आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें ध्यान में रखी जाती हैं। क्लियर है यहाँ तक? पालना स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो चुका होगा, कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए होगा। स्टेटस जो डेटा है ऑफिशियल सेंसस 2011 का, उसको हम लोगों ने जो डिस्कस किया है उसके तहत आपको चीज़ें कंप्लीट हो चुकी होगी। लेकिन अब थोड़ा सा और डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। क्लियर है यहाँ पे? अब मैं यहाँ पे बात करूं कि किस तरीके से जो सर्विस डिलीवरी फ्रेमवर्क है इसका सेट किया गया है। स्कीम का ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज की अगर मैं बात करूं तो देखो ये जो है स्कीम, ये स्टेट यूटी गवर्नमेंट रन करती है, इनको हेल्प करती है मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे सर्विस के यहाँ पे डिलीवरी फ्रेमवर्क के बारे में। अब देखो कोई भी स्कीम ऐसी नहीं होती जो अपने आप चलती है, एक पूरा उसका फ्रेमवर्क बना दिया जाता है, किस किस तरीके से काम होगा। 3 में इसको एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की की अगर मैं बात करूं तो 3 सेगमेंट्स में इसको बांटा हुआ है। एक आपका आ जाता है सेंटर, एक आ जाता है स्टेट, और एक आ जाता है डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इंप्लीमेंट करने वाले कौन है? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और नोट करिएगा, ये जो स्कीम बनाई गई है ये इंट्रा मिनिस्ट्रियल कन्वर्जेंस स्पेशली ये बनाई गई है, इसको ICDS करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ पोषण जो स्कीम है ये दोनों करेगी। पोषण हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, बट पहले आपको बता दूं आपको इन दोनों को याद रखना है। और साथ ही साथ ये जितने भी लेबर लॉज हैं और जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, इस सबको ध्यान में रख के स्कीम बनाई गई है, आंगनवाड़ी कम खर्च स्कीम जो ये बनाई गई है। अब अगर मैं फ्रेमवर्क की बात करूं आपसे, देखो सबसे पहली चीज क्या है, कोई भी चीज पॉलिसी या फिर कोई भी स्कीम रन करने के लिए आपको फंड चाहिए। तो सेंटर का रोल क्या रहता है? सेंटर का रोल रहता है ये फंड्स को जो है वो डिस्पर्स करती है, और साथ ही साथ ये पूरा मॉनिटर करती है फाइनेंशियल कंप्लायंस को। मान लो सेंटर गवर्नमेंट अगर 1000 रुपए दे रही है कि आपको मैं स्कीम के लिए 1000 रुपए दूंगी, तो सेंटर यहाँ पे एक तो पैसा देगी, साथ ही साथ पूरा मॉनिटर करेगी कि वो 1000 रुपए कहाँ कहाँ पे खर्च हुए हैं। इसके अलावा नेशनल लेवल मॉनिटरिंग होगी, इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रही है। अब देखो होता क्या है, सेंटर गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च करता है। ठीक है, सेंटर गवर्नमेंट ने स्कीम निकाल दी कि ठीक है यहाँ पे जो हमारा पालना स्कीम है इसके तहत आप लोगों को पैसे मैं दूंगा। मान लो मैंने आपको 1000 रुपए दिए, उसके बाद मैं मॉनिटर करूंगा कि 1000 रुपए कहाँ कहाँ खर्च हुए, किस किस जगह पे खर्च हुए। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, मैं ये चेक करूंगा कि इम्प्लीमेंटेशन क्या हुई। देखो अब कोई भी स्कीम निकालने से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से की जा रही है। वो कौन ध्यान रखता है? वो ध्यान रखता है सेंटर। हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके से मॉनिटर करता है, कौन कौन सी मीटिंग्स होती है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि पूरा मेंटेनेंस किस तरीके से होगा, एनालिसिस क्या होगा, स्कीम के रिलेटेड जितना भी डेटा है, क्या वाकई में लोगों से कोई फर्क पड़ रहा है, परसेंटेज जो है वो बढ़ रही है, वुमेन जो है इस स्कीम को ऑप्ट कर रही है, या फिर सिर्फ ये पैसे ही दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों का यहाँ पे किस तरीके से जो नेशनल लेवल KPIs होती है उसको किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है, एसेस मिल रहा है, और स्कीमेटिक और पॉलिसी इंटरवेंशन क्या होगी। अब देखो पॉलिसी इंटरवेंशन का क्या मतलब होता है कि मान लो आपने बोला है कि बच्चों को 3 टाइम खाना मिलेगा क्रेशेस में। अब वो खाना क्या अप टू मार्क है या नहीं है, तो ये पोषण स्कीम के तहत, ICDS के तहत ये सब चीजें जो है यहाँ पे टाइम टू टाइम क्या क्या इंटरवेंशन होनी चाहिए, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, ये कौन देखता है? ये काम आ जाता है आपका सेंटर का। दूसरे उसके बाद आती है स्टेट पे। ठीक है, सेंटर ने स्कीम निकाली, सेंटर ने स्टेट को बोला अब आपके ऊपर है। अब ये क्या करता है, ये क्या करेगा, सेंटर क्या काम आता है यहाँ पे, सिंगल नोडल अकाउंट बनाता है ताकि वो फंड्स को जो है रिसीव कर सके और जो स्टेट का शेयर है उस पर कर सके। सिंगल नोडल अकाउंट होगा, ऐसा नहीं है आज मैं बोलूँ इस अकाउंट में डाल दो, कल बोलूँ इसमें डाल दो। एक प्रॉपर सिंगल नोडल अकाउंट होगा जिसको पूरा मॉनिटर किया जाता है कि पैसा यहाँ से निकले हैं तो कहाँ कहाँ पे ये पैसा इंप्लीमेंट हुआ है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये मॉनिटर करता है कि फाइनेंशियल कंप्लायंसेस क्या होगी, स्टेट के पास पैसा आता है। उसके बाद स्टेट का काम क्या रहता है, वो डिस्ट्रिक्ट्स जितनी भी हैं उनसे डेटा ले और कोऑर्डिनेट करती है। ये मेनली किस किस के बीच में, स्टेट का क्या काम आ जाता है, देखो
सेंटर क्या आ जाता है, सेंटर आ जाता है करता धरता, वो पैसे देगा। पैसा इम्प्लीमेंट ग्रास रूट अगर लेवल पे, अगर बिल्कुल जीरो लेवल पे काम होगा तो वो कहाँ पे होगा, जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम प्रॉपर करेगी। जैसे हम लोगों ने देखा था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है डीसीज के पास जाएगा हमारी स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम में कि आप लोग चेक कर लो, उसके बाद आप लोग हमें जो है अप्रूवल दे दो, और डीबीटी जो है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो है लड़की के खाते में हम 50,000 रुपए कर देंगे। वैसे ही क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो ग्राउंड रियलिटी पे काम करती है। और यहाँ पे क्या होगा, एंड टू एंड सर्विस फैसिलिटेशन होती है स्कीम्स की जो बेनिफिशियरीज को मिलती है। डेटा कलेक्शन होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये शेयर किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जितना भी है फैसिलिटेशन होती है फाइनेंशियल कंप्लायंस की, जो क्रेशिस और स्टेट सेंटर लेवल के बीच में होता है। तो देखो होता क्या है, अब मान लो सेंटर कर रहा है काम, ठीक है, सेंटर ने निकाल दी स्कीम, अब स्कीम आई है, पैसा आया है स्टेट के पास, स्टेट क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट को बोलेगा। तो अगर हम बात करें स्टेट का रोल क्या रहता है, तो ये एक तरीके से ये जो एक गैप है इसको फिल करता है, ताकि जो पूरा का पूरा डेटा प्रॉपर कितना आ रहा है ये सब चीज़ें जो है यहाँ से यहाँ तक चलती हैं। सिंगल नोडल अकाउंट होता है जिसपे काम किया जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि जो सर्विस होगी या जो उसका डिलीवरी का फ्रेमवर्क होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की किस तरीके से होती है, क्योंकि सेंट्रल लेवल स्कीम है, आपकी स्टेट लेवल नहीं है। स्टेट्स यहाँ पे यूटीज जो है इसको इंप्लीमेंट करती है। मेन इसको स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के अंडर, ठीक है, जिसके मिनिस्टर है आज की डेट में स्मृति ईरानी। अब हम बात करेंगे अब होता क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राउंड रियलिटी पे चीजें चलेंगी। अब आपको पैसा मिल गया है, आपको स्टाफ चाहिए, आपको मैन पावर चाहिए, आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके लिए क्या चीज रहती है, देखो सबसे पहली चीज रहती है आंगनवाड़ी वर्कर। आप लोगों ने स्कीम का नाम अगर ध्यान से देखा होगा तो इस स्कीम का नाम है आपका आंगनवाड़ी कम क्रेशेस। तो यहाँ पे अब स्कीम को थोड़ा सा ध्यान से समझना, पॉइंट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैं अलग कर दूंगा, बट आपको इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आपको पूरी नॉलेज होगी। तो अब आंगनवाड़ी वर्कर क्या होती है, बेसिकली ये होती है ओवरऑल इंचार्ज, ठीक है। अब आप लोग अपनी इमेजिनेशन को ले आओ क्रैश के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक आंगनवाड़ी वर्कर है जो कि है पूरी इंचार्ज, यानी कि इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है कि इनको एक सफिशिएंट टाइम जो है वो देना है आंगनवाड़ी कम क्रेशेस में। अगर आंगनवाड़ी जो है सेम लोकेशन पे जो है ये जो है नहीं है, तो इनको डेली एक विजिट करनी है और सफिशिएंट टाइम जो है स्पेंड करना है यहाँ पे, ठीक है, जो सेंटर से यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है। इसके अलावा इनको क्या मेन काम है, देखो सारी गेम जो आती है एंड में वो आती है डेटा के ऊपर, क्योंकि कोई भी स्कीम सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है वो कैसे पता चलता है, जब आपके पास डेटा आता है। अगर आपने पैसे दिए, फंड्स दिए, तो आपको रिटर्न में चाहिए कि डेटा क्या है, कितने बच्चे पहुंचे, कितने पेरेंट्स ने इंटरेस्ट शो करा यहाँ पे, कितनी वुमेन वापस से वर्क कल्चर जो है उसमें एंटर करी हैं और किसको इससे फायदा हुआ। तो ये जो जितना भी डेटा है या जो जितना भी यहाँ पे अगर हम बात करें मेंटेन या मॉनिटर करना होता है रजिस्टर्स को कि रिकॉर्ड ऑफ चिल्ड्रन अटेंडेंस क्या है आज की डेट में, इंस्पेक्शन हुई थी किस तरीके से हुई थी, ये सब चीज़ें जो हैं ये काम किसका आता है, ये आता है आंगनवाड़ी वर्कर का। और इसके अलावा यहाँ पे स्टेट्स और यूटी जो है वो डिसाइड करती है एक रोस्टर ड्यूटी। अब क्या होता है, अब मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में बताया था, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे वर्क कल्चर अलग है, नाइट शिफ्ट होती है, बहुत चीज़ होती है। तो यहाँ पे रोस्टर ड्यूटी जो है एज पर रिक्वायरमेंट स्टेट और यूटी जो है वो डिसाइड करेगी कि क्या जो क्रैशेस की टाइमिंग है वो किस तरीके से होगी, फ्लेक्सिबल होगी, बट सुबह ही ओपन होगा, शाम को भी हो सकता है। तो ये सब जो है स्टेट यूटी डिसाइड करती है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, आंगनवाड़ी वर्कर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो किसके तहत होती है, जो मैंने आपको बताया था ना पहला स्टेप की स्कीमेटिक और पॉलिसी इंटरवेंशंस। तो ये अभी के लिए जो चलेगी वो चलेगी सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम और पोषण 2.0 के तहत, और मिशन शक्ति का जो पालना है वो सारी गाइडलाइंस यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। अगर वहाँ पे कोई भी चेंज होती है तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर है कि एक आंगनवाड़ी वर्कर होता है मेन, उसके साथ साथ क्या आता है, उसके साथ साथ आती है आंगनवाड़ी हेल्पर। अब हेल्पर क्या होती है, ये मेन काम करती है कि जो आंगनवाड़ी या क्रैशेस जो बनाई गई हैं कि वो प्रॉपरली रन करें।
अब देखो होता क्या है, इनको भी सेम उनकी तरह प्रॉपर टाइम तो देना ही है। अगर जगह के पास नहीं है तो इनको भी वापस से भी यहाँ पे आना है और सफिशिएंट टाइम जो है यहाँ पे स्पेंड करना है, और रोस्टर ड्यूटी पे इनका काम भी चलेगा, जो कि आपकी सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 और मिशन शक्ति की जो पालना स्कीम्स है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, जो भी वहाँ पे उस टाइम पे गाइडलाइन होंगी। लेकिन क्या है, एक आपका आ जाता है आंगनवाड़ी मेन वर्कर और उसके बाद दूसरा आ जाता है आपका आंगनवाड़ी हेल्पर। इसके अलावा अब क्रैश वर्कर्स होते हैं कुछ। अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बताया कि मेन कौन चलाएगा, आंगनवाड़ी वर्कर चलाएगा। उसके बाद क्रैश वर्कर जो होते हैं उनको अपना काम करना। अब किस तरीके से होगा इनका काम, इनको मेन ध्यान रखना है कि जो बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं उनका पहले तो पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद मेंटेन इनको भी रिकॉर्ड्स को करना है, चिल्ड्रन की अटेंडेंस क्या है, और पेरेंट्स को नोटिस देना है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि लोकेशन बहुत मैटर करती है, आप लोग पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं वो बहुत मैटर करता है। बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो पेरेंट्स को नोटिस जाएगा, और जो अगर अटेंडेंस नहीं है रेगुलर तो वहाँ पे पेरेंट्स को नोटिस जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये क्रैश वर्कर का काम आ जाता है। इसके अलावा क्रैश कमेटी जो है, पेरेंट्स और कम्युनिटी लीडर्स जो हैं, उसके बाद इनके सपोर्ट और सजेशन के तहत कि किस तरीके से काम करना है, रिकमेंडेशन जो चाहिए वो इनके पास आती है, और अवेयरनेस आती है अबाउट बेटर चाइल्ड केयर इन द कम्युनिटी। तो ये सारा काम आ जाता है आपके क्रैश वर्कर का। क्लियर है यहाँ तक। इसके अलावा देखो कुछ चीजें क्या होती हैं, और चीजें होती हैं, जर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं जो सबको ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या आ जाता है, केयर एंड सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक माँ 1000 चीजें जो है इग्नोर कर देगी, 1000 चीजों को नजरअंदाज कर देगी, लेकिन अपने बच्चों का केयर, अपने बच्चों का सेफ्टी, हेल्थ, न्यूट्रिशन, इसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। फिर अपना पर्सनल जो उनका करियर है बेशक वो ही दाव पे क्यों ना लग जाए। तो ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से वुमेन जो है काम नहीं कर पा रही। सबसे बड़ा रीजन यही है। और यहाँ पे अब जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, अब होता क्या है, ये रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अलग अलग तरीके से आती है। सबसे पहली चीज ध्यान रखना है केयर और सेफ्टी का चिल्ड्रन का। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना कुछ सब टॉपिक्स है, मैं आपको सब कुछ पॉइंट्स और क्लियर कर देता हूँ कि किस तरीके से केयर और सेफ्टी रखनी है। आप इसको अपने नोट्स में अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर लेना। पहला चीज क्या आता है कि क्या जो बच्चा आ रहा है क्या उसको प्रॉपर स्लीप जो है वो मिल रही है या नहीं। क्योंकि देखो एज ग्रुप क्या था, 6 महीने से लेके 6 साल तक के बच्चे, ठीक है। अब कोई 6 महीने का अपना बच्चा अगर छोड़ रहा है यहाँ पे, या 2 साल का 3 साल का छोड़ रहा है, तो पहली चीज आती है केयर और सेफ्टी, जिसमें सबसे पहली चीज आती है कि क्या प्रॉपर अरेंजमेंट है कि बच्चा प्रॉपर सो सके, रेस्ट ले सके। ऐसा तो नहीं है कि 6 घंटे का काम है तो 6 घंटे उसको सिर्फ करवाया ही जा रहा है। पहली चीज ये आती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है उसकी पर्सनल हाइजीन। क्या अब छोटा बच्चा है, मान लो अगर छोटा बच्चा बैठा है, उसने बीच में ही अगर मान लो पॉटी कर दी, देखो ऑब्वियस सी चीज़ है, तो उसको जो है क्या प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है, उसको चेंज किया जा रहा है नहीं कर रहा, उस बच्चे को प्रॉपर टॉयलेट हैबिट्स जो है वो सिखाई जा रही हैं। और इसके अलावा जो है काफ़ी सारे चेकअप्स जो होते हैं, जो भी छोटे बच्चों को ज़रूरत है, जो उनको खाना दे दिया जा रहा है वो किस तरीके से साफ तरीके से बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है, प्रॉपर टाइम टू टाइम जो है इस सारे प्रोसीजर्स को जो है चेक किया जा रहा है। अब जैसे छोटा बच्चा है उसको कोई टॉयज दिए जा रहे हैं, ठीक है, क्या वो टॉयज खेलने लायक हैं, उसको किसी अलग केमिकल या किसी और प्रोडक्ट से तो नहीं बनाया गया जो बच्चों के लिए हार्मफुल है। तो ये पहला स्टेप आ गया जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं क्रैश की, जिससे कि इनको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। अब हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से आपको क्या लगता है, देखो अब कोई भी बच्चा है अगर उसको सप्लीमेंट्री मील्स चाहिए, स्नैक्स चाहिए, एज पर शेड्यूल जो है वो दिया जाता है। एक्स्ट्रा डाइट, अब कोई बच्चे हैं जो माल न्यूट्रिशनल चिल्ड्रन हैं, उनको एक्स्ट्रा डाइट जो दी जाएगी उसका ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद मॉनिटर किया जाएगा एप्रोप्रिएट बच्चों की ग्रोथ हो रही है या नहीं, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, इसको नोट कर लीजिएगा। एप्रोप्रिएट ग्रोथ का ध्यान रखा जाता है, मंथली बेसिस पे ये जो है चेक किया जाता है सुपरवाइजर के साथ मिलके, और नोटिस भेजा जाता है डॉक्टर को भी अगर कोई भी इशू हो। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, ये क्रैशेस की हैं या आंगनवाड़ी जो है इनकी आती है। अब इसके अलावा क्या होता है, ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है, हेल्थ रिकॉर्ड रखे जाते हैं बच्चों के, आइडेंटिफाई किया जाता है कि कुछ बीमारी तो नहीं है या कुछ एबनॉर्मेलिटी जो है वो तो बच्चे में नहीं पाई जा रही, और उसको भी क्या किया जाता है टाइम टू टाइम, जो सुपरवाइजर मेन होता है उसको
नोटिस किया जाता है हेल्थ और न्यूट्रिशन जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर मान लो कोई चीज़ पाई जाती है तो बच्चों को प्रॉपर मेडिसिन कौन सी दी जाएगी, क्या वो प्रिस्क्राइब्ड की है डॉक्टर ने, उसके बाद वो दी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, फर्स्ट एड किट्स, ठीक है, किड्स नहीं सॉरी किट्स, फर्स्ट एड किट जो है वो वहाँ पे होनी चाहिए। मेडिसिन जो वहाँ पे पड़ी हैं जो बच्चों को दी जा रही है उनकी एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए, और जो यूज़ नहीं हुई है उस सबको जो है ध्यान में रखना है। और चिल्ड्रन जो है, अगर मान लो कोई बच्चा है उसको ज़रूरत है किसी एक मेडिसिन को खाने की, उसको पूरे प्रॉपर टाइम पे वो चीज़ दी जानी चाहिए। और ये जो है बच्चों को अगर मान लो कोई भी माइनर इंजरी होती है, कुछ भी होता है, तो वो सब जो मेडिसिन की ज़रूरत है वो उनको टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए। पहले दोनों पॉइंट क्लियर हो गए कि किस किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। रोल मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहा हूँ। अब तीसरा पॉइंट आता है एज एप्रोप्रिएट स्टिमुलेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। अब क्या होता है, देखो अब कोई बच्चा है, अब अलग अलग एज में है, 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, 4 साल का होगा, उसके लिए प्रॉपर एक प्लान होगा, ऑर्गेनाइज की जाएगी चीज़ों को, और उसके बाद उसको एज अप्रोप्रिएट जो है कैरी आउट किया जाएगा। यानी कि उसको जो टॉयज दिए जाएंगे, अब ऐसा नहीं है कोई 1 साल का बच्चा उसको 6 साल का हाथी दे दिया जो 6 साल के बच्चे के लिए है, तो उल्टा इंजरी का डर रहता। तो यहाँ पे आप चीज़ को समझो कि हर एक चीज़ जिसकी चिंता एक माँ को हो सकती है वो यहाँ पे ध्यान रखा गया है, और ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ऐड किया गया है कि ये चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। दूसरी चीज़ क्या होती है कि किस तरीके से टॉयज दिए जाएंगे, किस तरीके से टॉयज बनाए जाएंगे, यहाँ पे एज अप्रोप्रिएट का पहला रोल आता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि चिल्ड्रन की डेवलपमेंट माइलस्टोन किस तरीके से है, वो ग्रोथ किस तरीके से कर रहा है, नोटिस के ध्यान में लाना है सुपरवाइजर के। अगर कोई भी आप लोगों को स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है तो ये चीज़ें जो है ये सारा क्रैश वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर का जो है, हेल्पर का जो है मेन काम आ जाता है। लो कॉस्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो है एटमॉस्फेयर बनाने का आता है। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, हाइजीन, देखो हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब मान लो एक क्रैश है, ठीक है, वहाँ पे बहुत गंद पड़ा है, तो कोई अपनी माँ अपने बच्चों को छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी। इनका काम क्या है, वहाँ पे ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी बच्चों को भेजा जा रहा है वो प्रॉपर क्लीन हो, ठीक है। इसके अलावा एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से सब चीज़ें हो, ताकि जो कोई भी आ रहा है, कोई बच्चा अगर नैपीज यूज़ कर रहा है, नैपीज पहना रहे हैं तो वो गीले तो नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद आती है पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स इन देयर चाइल्ड्स ग्रोथ। अब यहाँ पे क्या है, सारा काम ज़रूरी नहीं है जो आंगनवाड़ी वर्कर है या जो हेल्पर है उनके ऊपर आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे पेरेंट्स, देखो जो माँ बाप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। अब यहाँ पे क्या रहता है, पेरेंट्स के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन रहती है, इंटरेक्ट करना होता है, और जो चाइल्ड का बैकग्राउंड है या उसकी हिस्ट्री है उसको समझना है। और साथ ही साथ इनका क्या काम रहता है कि मोटिवेट करे कि बच्चा जो है वो रेगुलर यहाँ पे आए। अब यहाँ पे आप लोग अभी तक सोच रहे होंगे क्रैश के नाम से कि हाँ हाई प्रोफाइल जो लोग हैं, मान लीजिए जो कि बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज में जाते हैं, उन लोगों के लिए कंसेप्ट बनाया गया है कि आप बच्चे को यहाँ रख दीजिए। ये सबके लिए। अब अपनी इमेजिनेशन को वहाँ से थोड़ा हटाओ। मान लो कोई एक लेबर है या कोई एक ऐसी वुमेन है जो कहीं पे काम करने जाती है, उनके लिए ये चीज़ क्यों रखी गई है कि वो भी अगर काम कर, देखो काम कोई छोटा नहीं होता, अगर वो भी काम करना चाहती है तो वो काम करे, लेकिन यहाँ पे जो बच्चों की हेल्थ है वो सफ़र ना करे, ठीक है। बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, बच्चों को जो है जो उनको चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें यहाँ पे मिले, तो ये सबके लिए स्कीम बनाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने पार्टिसिपेशन बोली है पेरेंट्स की, यहाँ पे क्या है, इनको मोटिवेट किया जाए कि बच्चों की जो अटेंडेंस है वो रेगुलर रहे, बच्चों इनको एजुकेट किया जाए कि हेल्थ हाइजीन एजुकेशन जो है वो बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोगों ने स्टेट मैरिज असिस्टेंट में पढ़ा था कि 1 अप्रैल 2025 से क्या होने वाला है कि आपको 8th पास मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन चाहिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आप स्कीम में एनरोल कर सकें लड़कियों के लिए। वैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी अब ये रखा गया है कि पेरेंट्स को यहाँ पे समझाया जाए कि बच्चों की हेल्थ क्यों ज़रूरी है, हाइजीन क्यों ज़रूरी है, एजुकेशन क्यों ज़रूरी है,
और उनको बच्चों की प्रोग्रेस के लिए हर एक एस्पेक्ट को जो बताया जाए कि अगर जो वैक्सीनेशन होती हैं बच्चों के लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, पोलियो के अगर इंजेक्शन लगते हैं, ड्रॉप्स पड़ती हैं, तो ये सारा जो है मेन पार्टिसिपेशन पेरेंट्स की रहेगी, तो ही यहाँ पे ये चीज़ें जो है चलेंगी। इसके अलावा रिकॉर्ड्स और जो आपके बाकी सिस्टम है वो तो मैंने आपको बताया ही है कि किस तरीके से रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं। तो आई होप अभी तक आपको ये पहला पॉइंट क्लियर आ चुका होगा कि रोल क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है और क्रैश काम किस तरीके से करते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ और डिटेल में कुछ और पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहली चीज़ क्या थी, लोकेशन को लेके मैंने आपको बता दिया था कि पहला स्टेप ही जो रहता है इसको इम्प्लीमेंटेशन का वो ये रहता है कि लोकेशन क्या रहेगी, कि ये एक्सरसाइज कहाँ पे होगी। एनालिसिस होता है प्रॉपर रिक्वायरमेंट क्रैश सर्विसेज का जो है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल बेस्ड होती है, किस डिस्ट्रिक्ट में किस जगह पे चाहिए, प्रॉपर मैपिंग होती है उसके बाद जो है, और कहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो डिमांड है उसके बाद वो सेटअप कर दिया जाता है। अब बात करेंगे थोड़ी सी और डिटेल में। अब मैंने आपको बताया कि रोल्स बताए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई। अब क्या होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरी है। तो अगर आपको क्रैश को ओपन करना है या आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। देखो आंगनवाड़ी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज़ तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है वो आती है लोकेशन, और उसके बाद आपका आ जाता है एनवायरनमेंट, कि जहाँ पे ये ओपन हो रही है क्या वहाँ पे इन्वायरमेंट वैसा है कि आप बच्चों को छोड़ के जा सकते हो। अब यहाँ पे क्या रहता है, जो सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो स्टेट यूटी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स, म्यूनसिपैलिटी स्कूल्स के साथ मिलकर अर्बन एरिया में जहाँ पे जिसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया जाता उनको जो है आंगनवाड़ी काम क्रचेस में ये जो है बना दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली चीज़ जो चाहिए होती है, यहाँ पे रेंटल ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपको क्रैश ओपन करनी है, ज़रूरी नहीं है कि जगह आपकी होनी चाहिए। आपको अगर लगता है कि ये चीज़ सही है तो आपको मिनिमम स्पेस चाहिए 6 से 8 स्क्वायर फीट पर चाइल्ड के अकॉर्डिंग, यानी कि 150 से 200 स्क्वायर फीट हो गई, ताकि वो खेल सके, रेस्ट कर सके, लर्न कर सके विदाउट एनी हिंड्रेंस। इसके अलावा अगर आइडियल सेंटर की मैं बात करूं तो जो किचन है वो 25% का एरिया, मान लो ये आपका एक एरिया है, किचन जो है वो 25% का एरिया जो है वो कवर करेगी। टॉयलेट जो है वो 5% का जो है ये रहेगा कवर्ड एरिया में, और उसके बाद जो रूम्स जो है वो काफ़ी ऐसा ना हो टूटे हुए हों, वो प्रॉपर प्लास्टर्ड हो, सब चीज़ें जो है वो प्रॉपर हो। इमेजेस पिक्टोरल वे में बच्चों को सिखाया जाए हर एक चीज़ में। मैं आपको आंगनवाड़ी किसी दिन एक फ़ोटो वीडियो बना के भेजूंगा जो गवर्नमेंट रन करती है, उसकी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से है वो जो प्लेस है। वहाँ पे अगर हम बात करें, अगर विंडोज़ की बात की जाए तो वो भी फिक्स रखा गया है कि 2 विंडोज़ जो हैं वो मिनिमम उस कमरे में होनी चाहिए। अब आप लोग अपनी इमेजिनेशन से वापस बाहर निकले। अब क्या है, अब ये है कि कमरे में 2 खिड़कियाँ मिनिमम होनी चाहिए ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके, और जो खिड़कियाँ हैं वो 3 फुट से ज़्यादा ऊपर ना हो। अब ये बहुत सारा ना थोड़ा सा एक डेटा आ जाता है जिस पे मुझे नहीं लगता क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे चीज़ें। अगर कल को वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप लोग इसका आंसर भी कर सकें। सेंटर जो होगा वो काफ़ी साफ होगा, वेल लाइटेड होगा, उसमें वेंटिलेशन जैसे मैंने आपको बोला होनी चाहिए। इसके अलावा पानी की जो फैसिलिटीज़ है वो मैंडेटरी है, ये होनी चाहिए। और किस तरीके से होनी चाहिए, अब छोटा बच्चा है, जो टैंक होगा पानी का या जो भी वाटर का जो फिल्टर होगा, प्यूरिफायर होगा, वो लगा होना चाहिए। इसके अलावा अगर बच्चा जो है उसकी हाइट तक होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप बड़े वाले वो लगा रहे हो वाटर कूलर या हर एक चीज़, बच्चों की हाइट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। चिल्ड्रन फ्रेंडली टॉयलेट्स होने चाहिए जिसमें जाके बच्चे सीख सकें चीज़ों को, और इंश्योर किया जाएगा कि वो गर्ल चाइल्ड फ्रेंडली भी होंगे और क्लीन। यहाँ पे ये जो है सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया 2 खिड़की होनी चाहिए 3 फीट के अलावा। इसको आप अपने नोट्स में पढ़ लेना, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको एक आइडिया रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो छोटा बच्चा अगर किसी जगह पे जाएगा और एक ज़्यादा टाइम के लिए जाएगा, जब तक उसकी मदर वर्किंग प्लेस पे है, तो बच्चा खाना तो खाएगा। अब क्या खाना खाएगा वो कौन डिसाइड करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से भी एमसीक्यूज बनेंगे, याद रखना इस चीज़ को। पहला पॉइंट अगर हम बात करते हैं, जो भी खाना बच्चों को दिया जाएगा उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होगी वो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस के अंडर होगी एज पर मिशन पोषण 2.0 और मिड डे मील स्कीम। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एमसीक्यू बनेगा कि जो पालना स्कीम में बच्चों को खाना दिया जाता है
उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कौन डिसाइड करता है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा मिशन पोषण 2.0, WHO, या अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे इसको याद रखना, मिशन पोषण 2.0, ये अभी हम लोगों ने पढ़ना है, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा क्या रहता है, अब जैसे मान लो बच्चों ने पूरा दिन आंगनवाड़ी में रहना है, तो उनको कितने टाइम खाना मिलेगा? उनको खाना मिलेगा 3 मील्स। अब पहला होगा ब्रेकफास्ट या स्नैक्स जो दिए जाएंगे मॉर्निंग में, उसके बाद लंच मील होगा जो हॉट कुक्ड होगा और दिन में वो दिया जाएगा, और शाम उनको जो आफ्टरनून में है वहाँ पे भी एक स्नैक जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो टोटल कितनी मील्स बच्चों को मिलेंगी? तो वो होगी 3 मील्स। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं जिनको दूध की रिक्वायरमेंट है उनको वो दिया जाएगा, और इसी अकॉर्डिंगली पूरा एक चार्ट जो है वो बनाया जाएगा। और प्रॉपर जो है सेंटर ध्यान रखता है कि कुकिंग फैसिलिटीज़ हों, कुकिंग यूटेंसिल्स हों, यूटेंसिल जो खाना बच्चों को देंगे वो प्रॉपर हों, और उन सबसे ज़्यादा क्या ध्यान दिया जाएगा कि वो साफ़ सुथरे हैं पहले और खाना खाने के बाद। ऐसा नहीं है कि उनको फेंका हुआ और कल सेम चीज़ में वापस दे दिया जाए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान जो है वो सेंटर रखता है या फिर उसके लिए किया जाता है। और बेसिक कुकिंग इक्विपमेंट जो चाहिए, स्टोव चाहिए, गैस सिलेंडर चाहिए, ट्रेडिशनल चूल्हा चाहिए, ये सब चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे दी जाती हैं। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रोथ मॉनिटरिंग। देखो ग्रोथ मॉनिटरिंग की अगर मैं बात करूँ, असेसमेंट होती है न्यूट्रिशनल स्टेटस की चिल्ड्रन में यूजिंग न्यू WHO चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पे वापस से एक MCQ बनेगा कि जो पालना स्कीम में ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है वो किसके स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड होती है, या फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस कौन से किस पे बेस्ड होता है। वापस से ऑप्शन में आपको पोषण 2.0 दे देगा, तो आप लोग बोलेंगे सर ने पोषण 2.0 इतना चिल्लाया था, तो आंसर यही होगा। बट याद रखना, जो ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है, जो ग्रोथ मॉनिटरिंग यहाँ पे की जाती है वो की जाती है किस पे बेस्ड? तो वो की जाती है हमारी WHO की चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड। क्लियर है यहाँ पे ये पॉइंट? तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है कि ग्रोथ मॉनिटरिंग कौन जो है चेक करता है, कहाँ किस गाइडलाइंस के तहत यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं वो है WHO चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ जो है वो की जाती है। इसके अलावा जो है एक रेगुलरली जो है मॉनिटर करना चाहिए, और इसके अलावा सेपरेट ग्रोथ चार्ट जो है वो लड़के और लड़कियों के जो है वो बनाए जाएंगे। और इसके अलावा जो जितनी भी आंगनवाड़ी या क्रेच वर्कर्स हैं उनको न्यू WHO की जो चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड्स हैं उसके तहत ये चीज़ें जो है वो मेंटेन करनी है। और जो बच्चे 6 महीने से 3 साल के ग्रुप के हैं उनको मंथली बेसिस पे वेट करा जाएगा कि क्या वेट उनका भाई चल रहा है, और जो 3 से 6 साल के हैं उनको वंस इन अ क्वार्टर जो है वो चेक किया जाएगा। क्योंकि देखो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मंथली बेसिस पे चेक करना चाहिए कि उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो भी रही है या नहीं 6 महीने से 3 साल के बीच में। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं ये MCQ बन सकते हैं डायरेक्ट पेपर में कि जो 6 महीने से 3 साल तक के बच्चे हैं उनको मंथली बेसिस पे किया जाएगा, क्वार्टरली बेसिस पे किया जाएगा। तो याद रखना, तो 6 महीने से लेके 3 साल के बच्चे हैं उनको महीने में मंथली बेसिस में किया जाएगा, और जो 3 साल से लेके 6 साल के बीच के बच्चे हैं उन लोगों को क्वार्टरली बेसिस पे, यानी कि हर 3 साल के बीच में एक बार उनको जो है वे किया जाएगा। और जो ये इक्विपमेंट है ये भी अवेलेबल करवाएगी गवर्नमेंट आंगनवाड़ी सेंटर्स में। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट पे आते हैं हेल्थ चेकअप और मेडिसिन, या फिर जो हमारा फर्स्ट एड किट है उस पर किस तरीके से काम होगा। तो हेल्थ चेकअप की अगर बात करें तो जितने भी बच्चे यहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे आंगनवाड़ी कम क्रेच स्कीम में, तो उनका जो है गाइडलाइन जो है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 इसके तहत जो प्रिस्क्राइब करी गई है वहां पे किया जाएगा। और सेंटर जो है वो इक्विप होना चाहिए बेसिक फर्स्ट एड, यानी कि उसके बाद बैंडेज वगैरह जो है वो प्रॉपर बेसिक जो है वो तो चाहिए चाहिए। और इसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल होगा इन सब एक्टिविटीज को लेके। तो क्लियर है, आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। हेल्थ चेकअप के बारे के बाद अगर हम बात करें टाइमिंग्स को लेकर, तो देखो टाइमिंग्स की जो बात है वो स्टेट और यूटी गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ी गई है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको किस तरीके से काम करना है, और किस तरीके से जो वर्किंग मदर्स हैं उस एरिया के उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें जो है ये क्रेच की टाइमिंग इनके ऊपर छोड़ी गई है। इसके अलावा प्ले मटेरियल, देखो अब बच्चा अगर रहेगा, छोटा सा बच्चा रहेगा, वो किस खिलौनों से खेलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर हम बात करें स्लीपिंग और रेस्ट मटेरियल जो है वो प्रॉपर होने चाहिए। इसके साथ साथ प्ले प्री स्कूल जो होगा, एक्टिविटीज मटेरियल जो कुकिंग होगी, जो बच्चों को खाना दिया जाएगा, जो खाना जहाँ पे रखा जाएगा,
ऑडियो विजुअल जो इक्विपमेंट्स होंगे, सब चीज़ों का जो ध्यान है ये स्टेट ड्यूटीज जो है किस एनेक्सस के तहत करेगी, जो भी वहाँ पे उनकी लोकल कंडीशंस के तहत है, और यहाँ पे ये सारा ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्ड है। देखो स्कीम के ऊपर मैंने आपको बता दिया, देखो स्कीम सेंटर ने लॉन्च करी, सेंटर ने स्कीम लॉन्च करी, स्टेट को बोला इंप्लीमेंट करो। स्टेट ने किसको बोल दिया, डिस्ट्रिक्ट को बोला कि भैया तुम्हारे ऊपर है, फंड हमारे पास आ चुके हैं, फंड तुम्हारे पास भी आएंगे, तुम आगे डिस्ट्रीब्यूट करो, क्या क्या खाना चाहिए, क्या चाहिए। अब कोई मदर है, उनको क्या करना है, उनको अपना बच्चा वहां पे छोड़ना है 6 महीने से लेके 6 साल के बीच में। हेल्थ चेकअप करवाओ, मेडिकली उनको टेस्ट करो, वेट चेक करो। इसके अलावा WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करवाओ, पोषण स्कीम के तहत कराओ, ये सारी चीज़ें जो है मॉनिटर करो। आंगनवाड़ी वर्कर चाहिए हायर करो, आंगनवाड़ी हेल्पर चाहिए हायर करो, क्रैश वर्कर, क्रैश हेल्पर जो चाहिए तुम लोग करो, फंड्स मिल जाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेटा, जो रिकॉर्ड्स होंगे कि क्या इससे किसी मदर ने अपने बच्चे को इधर लाया और उसके बाद वो काम पे गई तो बच्चा जो यहाँ पे आया, अगर आया तो रेगुलरली आया या नहीं आया। तो ये सब कहाँ से पता चलेगा, सेंटर को। अब सेंटर अगर कर रहा है तो उसको वो चीज़ें पता चलेगी रिकॉर्ड्स और रजिस्टर के तहत। अब यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। जो एनरोलमेंट फॉर्म होंगे चिल्ड्रन के, वो प्रॉपर फिल किए जाएंगे पेरेंट्स के द्वारा और अवेलेबल होंगे वर्कर हेल्पर के पास, जब बच्चा चाइल्ड जो है वो रजिस्टर करवा देता है अपने आप को क्रैश में। इसके अलावा जो आंगनवाड़ी वर्कर होंगे या हेल्पर होंगे, उनको प्रॉपर मेंटेन करना है बेसिक रिकॉर्ड्स और रजिस्टर्स को। साथ ही साथ यहाँ पे अवेलेबल करवाने हैं टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन जब होगी वर्किंग आवर्स के दौरान। तो यहाँ पे ये जो होगा पहली चीज़ है। अब क्या क्या रिकॉर्ड चाहिए, सबसे पहला आ गया आपको एडमिशन और एनरोलमेंट फॉर्म जो है, रजिस्टर जो है उसको प्रॉपर मेंटेन करना है, जिसमें चाइल्ड की प्रोफाइल है, बच्चा क्या है, पेरेंट्स के बारे में लिखा होना चाहिए, प्रोफेशन क्या है, दोनों पेरेंट्स की इनकम क्या है, अटेंडेंस रजिस्टर चाहिए। अब बच्चा एनरोल हो गया, क्या रेगुलरली आ रहा है या नहीं, हेल्थ चेकअप रिकॉर्ड चाहिए कि बच्चों का हेल्थ चेकअप हो रहा है, छोटे बच्चों का मंथली हो रहा है या जो वेट चेक हो रहा है, अगर उनको इम्यूनाइजेशन जो है चाइल्ड की वो ज़रूरी है, वो सब चीज़ें जो है रिकॉर्ड में होगी। रजिस्टर जो होगा, कंज्यूमेबल आइटम्स कौन सी है, नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स कौन सी है, सबका मेंटेन होगा। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन अगर चाहिए तो उसके लिए अलग से रजिस्टर होगा। क्या क्या फूड प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चों को, वो लिखा जाएगा। मेडिकल रिकॉर्ड बच्चों का होगा अलग से, जो कि डॉक्टर्स के साथ भी शेयर किया जाएगा। और मदर्स मीटिंग रजिस्टर होगा। क्या है, बच्चा अगर आ रहा है माँ के साथ वापस से इंटरेक्शन सेशन जो मैंने आपको कहा था होंगे, उसमें क्या होगा, मदर्स का भी एक मीटिंग रजिस्टर होगा कि कौन कौन आके अटेंड कर रहा है और उनका क्या फीडबैक है। विजिटर रजिस्टर अलग से मेंटेन होगा, ऐसा नहीं है कि क्रैश में कोई भी घुस के जाएगा, प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन होगा कि अंदर कौन एंटर करता है। क्यों, छोटे बच्चों का मसला है तो यहाँ पे किसी भी तरीके से। और लास्ट में आता है आपका इंस्पेक्शन रजिस्टर, एक प्रॉपर इंस्पेक्शन होती है टाइमली कि क्या ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो रही हैं या नहीं। इसके अलावा अब ऐसा नहीं है कि मान लो मैं बोलूँगा ठीक है यार आंगनवाड़ी वर्कर है या वो है, सैलरी मिलेगी तो मैं अपने आप को इनरोल कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ट्रेनिंग होगी, जितने भी फंक्शनरीज होंगे, कोई भी आके यहाँ पे ऐसा नहीं बोलेगा कि ठीक है मैं डायरेक्ट बन जाता हूँ। जितनी भी क्रैशेस होंगी वो should not only provide custodial care to children but also contribute to the overall development of the child। अब यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर बात की जा रही है तो वो वही करेगा जिसको इसके बारे में स्किल्ड होगा। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, इज नॉट एन अनस्किल्ड जॉब बट रिक्वायर्स प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। अब कोई अगर बच्चे का ध्यान रखना है तो पहली चीज़ तो ये आनी चाहिए कि क्या वो उसके काबिल है या नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेनिंग दी जाती है ट्रेनर्स के द्वारा। जो NIPCCD जो है स्टेट गवर्नमेंट की तहत रिक्वेस्ट पे यहाँ पे ट्रेनिंग देता है, ये डिपार्टमेंट है। एक ट्रेनिंग मॉड्यूल दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा सारे क्योंकि उस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है, ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से खाना बनाना है, बच्चों को किस तरीके से खिलौने देने हैं, क्या वो साइको सोशल जो केयर है बच्चों की, जो टॉडलर्स हैं उनको ध्यान में रखना है कि वो स्किल उनके अंदर होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसका ध्यान रख के जो आशा वर्कर्स होते हैं, लोकल वॉलंटियर्स, NGOs, इन सब के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके ये लोगों को जो है सिलेक्ट किया जाता है। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके लिए जो अब देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले मैंने आपको हायरार्की जो पढ़ाई थी ना, वो ये थी कि सेंटर काम करता है। एक सेकंड रुको, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा
क्लियर करके बता दूं। हाँ, सेंटर क्या करता है, सेंटर देगा फंड्स, ठीक है, स्टेट को देगा, स्टेट देगी डिस्ट्रिक्ट को। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा ना, कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट जो काम करती है, लोकेशन होगी, क्या होगी, कहाँ पे खुलेगा, कौन काम करेंगे, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना, वो सब आ गया बेसिक ग्राउंड रियलिटी पे जो काम होता है। अब सेंटर ने काम किया है, सेंटर ने फंड्स दिए, सेंटर को क्या चाहिए, सेंटर को चाहिए डेटा, सेंटर को चाहिए रिजल्ट्स कि इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रही है। तो वो 3 लेवल से हम लोग समझेंगे मॉनिटरिंग किस तरीके से की जाती है क्रैशेस की। देखो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें नेशनल, एक सेकेंड रुकना, नेशनल लेवल पे किस तरीके से होती है, पहला पॉइंट आता है नेशनल लेवल पे। तो देखो यहाँ पे ईयरली रिव्यू किया जाता है, पीएबी मीटिंग्स होती हैं यहाँ पे, अलग अलग लेवल पे यहाँ पे करवाई जाती हैं मीटिंग्स ईयरली रिव्यू के लिए, और हाफ ईयरली रिव्यू मीटिंग होती है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा डायरेक्ट, किस तरीके से पेपर में आएगा कि हाफ ईयरली नेशनल लेवल जो रिव्यू कमेटी होती है उसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आता है मिशन शक्ति, जो कि एक एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे वहां पे, वो एक्ट करते हैं एज अ चेयरमैन। अब मिशन शक्ति क्या है उसको भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मिशन शक्ति के तहत 2 स्कीम चलाई जाती हैं, एक तो आप पहला आ जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, दूसरा आ जाता है, दोनों वुमेन्स के रिलेटेड है, बस इतना याद रखो, जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको याद आएगा। पालना जो स्कीम है उसके जो डेप्यूटी सेक्रेटरी या डायरेक्टर जो होंगे वो मेंबर होते हैं इसके, या फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी या फिर डायरेक्टर या फिर अंडर सेक्रेटरी आईसीडीएस के और पोषण के, ये क्या होते हैं मेंबर। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, याद रखने में आसानी क्या होगी। देखो करवाता कौन है, करवाती है मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री का एक मिशन शक्ति चल रहा है। अब मैं मिशन शक्ति को आपको अभी थोड़ा सा एक ओवरव्यू के तहत मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बता देता हूँ कि मिशन शक्ति में बेसिकली होता क्या है, तो आपको वहाँ से एक आइडिया आ जाएगा। मिशन शक्ति जो चल रहा है इस समय, यहाँ पे गवर्नमेंट का काम रहता है कि इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें ना 2 सब स्कीम्स आ जाती हैं। ये बस आप लोग नोट कर लेना, मैं डिटेल में भी पढ़ा दूंगा। एक आती है संबल और एक आती है आपकी समर्थ्य, ठीक है। और अगर संभाल की बात करें, सब स्कीम रहती है वुमेन प्रोटेक्शन को लेके, कि जो औरतें हैं उनके राइट्स वगैरह सब प्रॉपर प्रोटेक्ट रहें। और जो समर्थ्य आ जाती है ये काम करती है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। और अगर कल को क्वेश्चन बनता है कि पालना स्कीम किस सब स्कीम का पार्ट है, तो वो समर्थ्य का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर हो गया, मिनिस्ट्री के एंड से क्या आ जाती है मिशन शक्ति। तो इसके जो भी एडिशनल या ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे वो होंगे इंचार्ज, वो बुलाएंगे किसको, वो बुलाएंगे आपकी जो बाकी की 3 है। जैसे पालना स्कीम मैंने आपको बताया किस किस से बनती है, आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, और पोषण स्कीम, तीनों के जो मेंबर्स होंगे यहाँ पे होगी इनकी मीटिंग्स, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ पे नेशनल लेवल इजी है, ईयरली रिव्यू होता है यहाँ पे। ईयरली रिव्यू में कौन कौन होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो मेन यहाँ पे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी और लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेनली ये 4 जरूरी हैं यहाँ पे। और सेंट्रल लेवल पालना जो है मिशन शक्ति के तहत, यहाँ पे पूरा जो है नेशनल हब ऑफ फॉर एम्पावरमेंट वुमेन, ये सब जो है मिलके यहाँ पे 2 अलग अलग वर्टिकल्स बनाते। तो ये एक इसका क्या होता है हाफ ईयरली रिव्यू मीटिंग की, जो काम हुआ भी या नहीं हुआ। इसके बाद आती है आपकी स्टेट लेवल। अब स्टेट लेवल में क्या होते हैं, स्टेट लेवल में भी क्या होता है, ये होती है क्वार्टरली। जैसे मान लो 1 साल है आपका पूरा, 12 महीने हैं, 12 को डिवाइड कर दो 2 में, 6 महीने में कौन सी होगी, 6 महीने में, 6 महीने में होंगी नेशनल लेवल। अब वो नेशनल लेवल में डेटा क्या देना है, ये फर्दर आपकी 3 महीने में कंडक्ट करवाएगी, यानी कि क्वार्टरली रिव्यू होगा स्टेट लेवल पे, कि जो 3 महीने में रिव्यू होगा वो 6 महीने वाली में जाके दे देंगे। वापस से इंचार्ज कौन रहता है यहाँ पे, मिशन शक्ति के चेयरमैन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होते हैं स्टेट के, पालना, आईसीडीएस, पोषण। याद रखना ये 4 मेजर हैं। इसके अलावा लोग ऐड हो सकते हैं, स्टेट नोडल ऑफिसर्स हो सकते हैं जो नॉमिनेट किया जा सकता है, पालना बहुत हो सकता है, बट ये 4 मेनली इसमें ऐड होते ही होते हैं। इसके बाद आती है आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल, जहां पे काम होता है। अब यहां पे क्या है, देखो मैं आपको थोड़ा सा आसान तरीके से समझा देता हूं। पहले आपके क्या है, मान लो 11 12, इसको यहां कर लो, ठीक है। साल के 12 महीने हैं। अब नेशनल वाले क्या करते हैं, नेशनल वाले कहते हैं भाई हम मिलेंगे आपसे 2 बार,
ठीक है। नेशनल वाले क्या करेंगे, नेशनल मीटिंग होगी साल में 2 बार, एक 2 हाफ ईयरली में। बट अब स्टेट को काम करना है, स्टेट को रिव्यू देना है, तो स्टेट क्या करती है, स्टेट कहती है कि हम भी मीटिंग करवाएंगे, हम करवाएंगे क्वार्टरली। अब क्या होगा, यहाँ पे जो ये मीटिंग होगी, मीटिंग 1 स्टेट की पहली मीटिंग, स्टेट की दूसरी मीटिंग, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगी, ये दोनों आपकी नेशनल में जाएंगी। यानी कि स्टेट क्या करता है, स्टेट क्वार्टरली लेता है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीटिंग हो रही है, डिस्ट्रिक्ट क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट बोलेगा भाई हम हर महीने मीटिंग करेंगे और वो स्टेट मीटिंग में जाके दे आएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट करवाता है मंथली। क्लियर है, यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन बन सकता है ये कि जो रिव्यू मीटिंग होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में किस बेसिस पे होती है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली या मंथली। तो याद रखना ये होगी आपकी मंथली बेसिस पे। चेयरमैनशिप वापस से सारे सेम रहते हैं, पालना, आईसीडीएस, पोषण, ये सब सेम रहेगा। हेल्थ, एजुकेशन, ये सारे जितने भी है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डिसाइड करता है, जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है वो डिसाइड करता है। और एक मेंबर यहाँ पे पुलिस का भी होता है जो कि इंश्योर करता है सब चीज़ों को कि रेगुलर रिव्यू जो है वो हो भी रहा है या नहीं, जो रिक्वायरमेंट है उसके तहत हो भी रहा है या नहीं। और ऑफिस इंचार्ज रहते हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के भी। तो यहाँ पे ये क्या होती है, मंथली मीटिंग्स करवाते हैं जिसमें पूरा का पूरा जो है ध्यान रखा जाता है कि सब चीज़ें प्रॉपरली हो रही हैं या नहीं। इसके बाद इंस्पेक्शंस भी होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की। अगर बात करूं, मैंने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिशन शक्ति के जितने भी पीएमयू या डिस्ट्रिक्ट हब हैं, जितनी भी यहाँ पे असिस्टेंस हो सकती है, ये सारे यहाँ पे आके करते हैं। और लास्ट में आता है इंस्पेक्शन स्केड्यूल और फॉर्मेट। अब क्या होती है, मॉनिटरिंग होती है जो सुपरवाइजर लेवल पे होती है, मंथली करवाई जाती है। सीडीपीओ के तहत ये करवाई जाती है क्वार्टरली, डीपीओ के तहत ये करवाई जाती है हाफ ईयरली। अब होमवर्क मैं आपको जो दूंगा ना वो थोड़ा सा आपका इंटरेस्टिंग होगा। आपको मुझे बताना है कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था इससे पहले वाली स्कीम में। डीएम तो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ जाते हैं, वो खुद भी कुछ जगहों पे विजिट करते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, और स्टेट ऑफिसर जो है वो इंस्पेक्शन भी करते हैं रेगुलर बेसिस पे। एक इसका पूरा फॉर्मेट होता है और वो उसमें जो है टोटल बहुत सारे सब पॉइंट्स होते हैं कि ये चीज़ें हैं या नहीं हैं, कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों का जो है एक पूरा डेटा बनता है। अब थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे करूँगा करंट अफेयर्स को लेके, जो रिसेंट 2 न्यूज़ थी। पहला करंट अफेयर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि जम्मू कश्मीर में क्रेडल बेबी रिसेप्शन सेंटर बनाया गया है, जिसका नाम इससे थोड़ा मिलता जुलता है। ये स्कीम से रिलेटेड नहीं है, बट पालना गृह जो है वो बनाया गया है। ये कहाँ बना है, ये जम्मू में बना है कि जितने भी अबेंडन चिल्ड्रन हैं उनके लिए जगह बनाई जाए ताकि वो अडॉप्शन तक वहाँ पे रह सके। किसने यहाँ पे कोलैबोरेट करा है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने किया है, जो इस स्कीम को रन करती है। और ये जो है सेंटर अब ऑपरेशनल हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन गांधीनगर जम्मू में ये बना चुके हैं, जो कि विंटर कैपिटल भी है जम्मू कश्मीर की। इसके अलावा जो दूसरा करंट अफेयर है वो ये है कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्री है वो उन्होंने होस्ट करा था पालना नेशनल प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी कम क्रेचेस। ये किया गया था दिसंबर 21 को विज्ञान भवन में। क्लियर है यहाँ पे। और जैसे मैंने आपको बताया था मिशन शक्ति की बात, तो मिशन शक्ति ये गवर्नमेंट का इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, जिसको अम्ब्रेला स्कीम के तहत लॉन्च करा गया है वुमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट के लिए। और ये इम्प्लीमेंटेशन कब से कब तक है, 2021-22 से 25-26 तक। और यहाँ पे संभाल और समर्थ्य जो है ये रखा गया है नाम। संभाल का क्या मतलब हुआ, वो सब स्कीम है वुमेन प्रोटेक्शंस को लेके और सिक्योरिटी को लेके, और समर्थ्य जो है वो है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। तो ये था हमारा पूरा आज का सिलसिला। इसमें से जितने क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने सारे आपको डिस्कस कर दिए हैं। ये सारा का सारा आपको कंटेंट हमारे सुपरवाइजर कोर्स में मिल जाएगा। इसके साथ आपको ऐप में जो है पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। लेक्चर कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिख के बताना। और अभी देखो शुरुआत है, अभी तक तो इसकी सिर्फ एग्ज़ाम डेट ख़त्म हुई है। मैं आपको उस लेवल पे आपकी तैयारी ला के ख़त्म करवाऊंगा जहाँ पे आप लोग सोच भी नहीं सकते, आप लोग पूरे तरीके से पेपर देने जाओगे। अभी हम लोग बिजी थे फाइनेंस के पेपर के साथ, कल इसका पेपर हो जाएगा, उसके बाद टीम यहाँ पे स्विच करेगी। और जब हमारी पूरी टीम किसी चीज़ को ठान लेती है तो बच्चों को जो एक चीज़ आज से कुछ टाइम पहले 20 से 30 हज़ार रुपये लेके पढ़ाई जाती थी और बोला जाता था कि
राजा का बेटा राजा बनेगा, तो ऐसा नहीं है। हम लोगों ने चीज़ें अफोर्डेबल करी हैं आप लोगों के लिए, और क्वालिटी कंटेंट पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। टीचर्स चेंज करने होंगे करेंगे, अगर मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा मैं खुद को चेंज कर दूंगा कंपोनेंट के साथ, लेकिन आपको चीज़ हम बेस्ट ही प्रोवाइड करेंगे जो आप लोग देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये स्कीम भी जो है ख़त्म होती है, 2 स्कीम्स ख़त्म। अब नेक्स्ट जो जाएंगे हम लोग वो जाएंगे यहाँ पे इन स्कीम्स को लेके। आंगनवाड़ी सर्विसेज भी आपकी यहाँ पे जो है मैंने पूरी कवर करवा दी है। आंगनवाड़ी सर्विसेज क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है, क्या क्या किस तरीके से, जो इसमें भी सारा सेम था। जितनी हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं तो ये सारा यहाँ पे कवर होता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में, और आपको लेक्चर पे मज़ा आएगा। लेकिन अगला लेक्चर लेके आने से पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐप पे आपको ये तीनों के MCQs जो है वो मैं लेके आऊँगा कि क्या क्या क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको रिवाइज कर लेना। और हाँ, एक लास्ट नोटिस आप लोगों को और, कि जो हमारी ये 10 नंबर की सेक्शंस हैं इसके लिए अब आपको मिलेगी प्रैक्टिस शीट। जो मैंने आपको जैसे कि पहले मेंशन करा था, ये प्रैक्टिस शीट रीजनिंग की आप लोगों की अपलोड कर दी जाएगी। कल या आज शाम तक ये आपको अपलोड कर दी जाएगी। आपको वहाँ पे पहले लेक्चर को देखना है, उसके बाद वहाँ पे उस प्रैक्टिस शीट को लगाना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है वहाँ पे चैट ऑप्शन में उसको लिख के रख देना। तो आज उसी में हर एक प्रैक्टिस शीट में 30-30 क्वेश्चंस होंगे, और उसके एंड में उसके सॉल्यूशंस भी होंगे। 10-10 के सेट रखे हैं, इजी, मॉडरेट और JKSSB लेवल, तो आपको आसानी हो जाएगी। तो ये 10 नंबर की सेक्शन पहला टारगेट है जिसको आपको ख़त्म करना है, और ये तो हम लोग चला ही रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये बोरिंग नहीं हुआ होगा और आपको हर एक चीज़ समझ आई होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।